यूपी के पीलीभीत में आज एक बड़े एनकाउंटर में 3 खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया। ये तीनों पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस थाने पर बम और ग्रेनेड से हमला करने के आरोपी थे। इनके पास से 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। ये AK-47 राइफल, ये काले रंग की ग्लॉक पिस्टल और ये कारतूस उन 3 आतंकियों के पास से बरामद किए गए हैं जिन्होंने पंजाब के गुरदासपुर में 18 दिसंबर को पुलिस थाने पर ग्रेनेड और बम से हमला किया था। इनकी पहचान गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। पंजाब पुलिस को जब खबर लगी कि ये यूपी के पीलीभीत में हैं, तो इन्होंने यूपी पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन में इन्हें मार गिराया। ये अपराधी पंजाब राज्य के ही रहने वाले हैं और जैसे ही इनके मूवमेंट की सूचना यहाँ प्राप्त हुई थी, हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया और उस दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुए उसमें ये घायल हुए। इनको हम लोग अस्पताल ले गए और जहाँ इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। The preliminary investigations have led that this module was controlled by Ranjit Singh Neeta. पीलीभीत में इतनी बड़ी संख्या में सरदार बिरादरी के लोग रहते हैं। सवाल ये है कि आखिर इन आतंकियों के वो कौन समर्थक हैं जिन्होंने इन्हें पनाह देने के लिए पीलीभीत के पूरनपुर बुलाया था। यूपी पुलिस अब ऐसे संदिग्धों की भी तलाश में जुटने वाली है। बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के अगुवाई में ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगा। हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की 2 दिनों तक चली बैठक के बाद यह बड़ा ऐलान हुआ है। बैठक के बाद यह भी कहा गया कि बिहार में सीएम फेस नीतीश कुमार ही एनडीए के होंगे। हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक में एक बात साफ हो गई, नीतीश कुमार ही अगले साल बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा होंगे। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत बिहार बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में यह फैसला मायने रखता है। एकदम कोर कमेटी ने एक स्वर में स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमारा नेतृत्व है, डबल इंजन का जो नेतृत्व का चेहरा है, हम उसी चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से असमंजस पैदा हुआ था। उन्होंने कहा था कि बिहार में एनडीए के दल मिलकर तय करेंगे चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार जी ही चेहरा थे, नीतीश कुमार जी चेहरा हैं, नीतीश कुमार जी ही चेहरा रहेंगे। तो साफ है कि बिहार में बीजेपी महाराष्ट्र वाला फार्मूला लागू नहीं करने के फिराक में है, क्योंकि फिलहाल बिहार एनडीए में ऐसा कोई मजबूत चेहरा नहीं है जो आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के सामने टिक पाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकल गए हैं और इस बार नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे हैं, जिसकी शुरुआत बिहार के बेतिया से हो रही है। वहीं उनकी सरकार के मंत्री और अधिकारीगण महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं। प्रगति यात्रा के पहले चरण में सोमवार को बेतिया में नीतीश कुमार ने अपने खास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, खासकर स्वयं सहायता समूह और आजीविका से जुड़े हुए योजनाओं की। बेतिया के चनपटिया विधानसभा के गांव शिकारपुर में उतरा नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर। मुख्यमंत्री का काफिला सीधे गांव के अंदर घुसा, जहां वो जा पहुंचे जीविका दीदी के स्टॉल पे। नीतीश कुमार एक एक करके ग्रामीण महिलाओं के स्टॉल की समीक्षा करते दिखे। न्याय यात्रा, विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा, प्रवास यात्रा, विश्वास यात्रा, सेवा यात्रा, अधिकार यात्रा, संकल्प यात्रा, संपर्क यात्रा, निश्चय यात्रा, समीक्षा यात्रा, जल जीवन हरियाली यात्रा, समाज सुधार यात्रा, समाधान यात्रा और इस बार प्रगति यात्रा। देश के एकमात्र मुख्यमंत्री के तौर पे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को जाना जाता है, जो जनता के बीच जाते हैं और जनता के फीडबैक के आधार पे नई योजना बनाते हैं और समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाते हैं। इस वजह से ही बिहार की जनता उन्हें विकास पुरुष कहती है। इस योजना के अंतर्गत नीतीश कुमार पूरे बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे और वहां विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। हालांकि ये यात्रा पहले की यात्राओं से कुछ भिन्न है, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार किसी भी जिले में रात्रि विश्राम नहीं करेंगे। वो सुबह हेलीकॉप्टर से एक जिले में जाएंगे और शाम होने से पहले पटना वापस लौट जाएंगे। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री जनता से दूर भाग रहे हैं।
भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री के तौर पर अक्टूबर 1951 में सरकार से इस्तीफा दिया था, लेकिन उनके इस्तीफे की चिट्ठी ऑफिशियल रिकॉर्ड से गायब हो चुकी है। अब सरकार और कांग्रेस ने इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। बाबा साहेब ने कानून मंत्री के तौर पर जो इस्तीफा दिया था वो कहां है? वो आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सवाल उठाते हुए कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी जी को बता देना चाहिए कि उनके हाथ में अंबेडकर जी का तस्वीर और संविधान का किताब नहीं जचता है। पंडित नेहरू जी के जमाने से लेकर के आज तक कांग्रेस ने संविधान का जो अपमान किया है, बाबा साहब को इतना टॉर्चर किया है। जबकि कांग्रेस का दावा है कि संभव है बीते एक दशक में ये साजिश हुई हो। तो हो सकता है कि 11 साल में उसको गायब करा दिया गया हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि कभी ये सवाल उठा ही नहीं कि उनका रिजर्वेशन लेटर मौजूद नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। ये अभी क्यों उठ रहा है? इसका मतलब है कि इसमें भी कोई साजिश हुई होगी कि उनका रिजर्वेशन लेटर कहीं जानबूझ के उसको गायब तो नहीं कराया गया ताकि इस तरह के आरोप लगाए जा सके। अब डॉक्टर अंबेडकर को जो इस समय विमर्श चल रहा है उसमें उनकी ये चिट्ठी कई तरह के राज खोल सकती है। उनके पंडित नेहरू से निसंदेह मतभेद थे, तो जो सवाल किरण रिजिजू जी ने उठाए हैं वो बुद्धिस्ट भी हैं और हमारी सरकार के मंत्री भी हैं। उनकी अंबेडकर साहब में आस्था भी है, तो उनके सवालों का जवाब खोजा जाना चाहिए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार इस बारे में आगे क्या फैसला करती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बनने जा रही है। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को उतार सकती है। इस हफ्ते के अंत तक बीजेपी दिल्ली के लिए अपनी सूची भी जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की इस सप्ताह के अंत में बैठक हो सकती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पहली सूची पर मुहर लग सकती है। बीजेपी ने इंटरनल सर्वे के बाद सभी 70 सीटों पर 3-3 संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया है। दूसरी पार्टियों से आए कुछ नेताओं को भी टिकट मिलेगा। कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। वहीं नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा उतारे जा सकते हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली में जो हालात आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बना दिए, दिल्ली की जनता आज हमसे ज्यादा तैयार है बदलाव के लिए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में रहने वाली पार्टी है, संगठननिष्ठ पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और हम चुनाव के लिए पूर्णतः तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में भी कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। पार्टी स्थानीय मुद्दों पर चुनाव को फोकस करना चाहती है, इसीलिए आप सरकार के खिलाफ सोमवार को उसने चार्जशीट भी जारी की। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने 28 दिसंबर को राजधानी रांची समेत हर जिला मुख्यालय और ग्रामीण इलाकों में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सबसे महत्वपूर्ण वादे यानी कि 55 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देने के उपलक्ष्य में किया है। झारखंड में शनिवार तक 55 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जमा हो चुके होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यही वादा किया था कि मैया योजना के तहत अब महिलाओं को 1000 नहीं 2500 रुपए मिलेंगे। अब ये वादा भी पूरा होगा और इसके लिए आयोजन भी होगा। निश्चित तौर पर 28 तारीख को थोड़ा विलंब जरूर हुआ। विलंब का कारण जो अनुपूरक बजट पास होकर और राज्यपाल महोदय की सहमति के बाद वो संभव हो पाता है। तो 9 वर्ष के पहले 28 तारीख को 2500 रुपये हर मैया के खाते में, जो कि 55 लाख से ऊपर जो संख्या है, उन मैया को सम्मान और हम धन्यवाद देते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री को। कोटि कोटि धन्यवाद उनके इस काम के। अब बीजेपी के नेता उन्हें उनके दूसरे वादों की याद दिला रहे हैं। जो वायदे चुनाव में हेमंत सोरेन ने किए, एक वायदा पूरा करें, हम साथ में खड़े। हाँ, अगर वायदे पूरे नहीं किए तब तो हम पूछेंगे भाई जनता को बेवकूफ क्यों बनाया, आपने वायदा किया। तो वायदे के मुताबिक हेमंत सोरेन जी को चाहे जो भी होती मैया योजना 2500 रुपये देना है और जो वायदे किए एक वायदों को पूरा।
मध्य प्रदेश में महज 5 महीने में 35,186 बेरोजगार बढ़ गए। प्रदेश भर में बेरोजगारों का आंकड़ा 26 लाख के पार है। हैरत की बात यह है कि सरकार अपने पिता के साथ दुकान में बैठने वाले युवाओं को बेरोजगार नहीं मानती है। मंत्री जी के माने तो रीवा के रहने वाले अभिषेक गौतम बेरोजगार नहीं है। ये और बात है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन 2018 से कोई काम नहीं मिला। मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हो गया था, मैं तब से ही बेरोजगार हूँ। उमरिया जिले के सुरेंद्र यादव भी इंजीनियर हैं। इंदौर में MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। पिता किसान हैं। खैर, घर पर पिता का हाथ बटाते तो मंत्री जी बेरोजगार नहीं मानते। 2-4 बीघा ज़मीन है, उसी से पूरा परिवार पलता है सर, और उसी से 5,000-6,000 मंथली यहाँ इंदौर भेजे जाते हैं ताकि मैं अच्छे से कुछ कर सकूँ। वैसे सुरेंद्र और अभिषेक ही नहीं, सरकार ने कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल पर विधानसभा में बताया कि मध्य प्रदेश में 26,17,945 पंजीकृत बेरोजगार हैं। महज 5 महीने में ही 35,186 बेरोजगार बढ़ गए हैं। पिछला जो सत्र जुलाई में जो आया था, जो अभी इस सत्र तक करीब 5 महीने 6 महीने की जो गैप हुई है, और हर माह में 6,000 बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार के मंत्री जी कहते हैं कि पिता की चाय की दुकान पर बैठने वाला भी बेरोजगार नहीं। मंत्री जी की माने तो बेरोजगार नहीं, रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। अगर पिता के साथ में खेत में काम कर रहा है तो वो रोजगार से तो लगा, उसको बेरोजगार कैसे कहेंगे? हाँ, वो नौकरी के लिए उसने रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन की संख्या है। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बैंक में सेंधमारी कर घुसने वाले चोरों ने करोड़ों रुपए चोरी कर लिए। पुलिस ने एक एनकाउंटर में 7 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। शनिवार और रविवार की रात को चोरों ने इंडियन ओवरसीज बैंक में घुस करके 40 लॉकर तोड़े और उनमें रखे हुए गहने और नगद लेकर फरार हो गए। लखनऊ के चिन्हट इलाके के इस ओवरसीज बैंक में ग्राहकों ने अपने कीमती सामान सुरक्षित रखने के लिए बैंक से पैसे देकर लॉकर लिए। बेहद सुरक्षित माने जाने वाले बैंक में नकाबपोश बदमाशों ने सेंधमारी की। 42 लॉकर तोड़ दिए, जिनमें 2 लॉकर खाली थे, लेकिन बाकी से सामान लेकर भाग गए। लखनऊ पुलिस ने 7 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 4 अभी भी फरार हैं। सोने की 1 किलो 879 ग्राम तथा चांदी की 1 किलो 240 ग्राम की रिकवरी हुई है। कुछ पैसे भी मिले हैं, 3 लोग भी मिले हैं, और अभी इस पे लगातार अग्रिम कार्रवाई चल रही है। और बैंक में जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम सुरक्षा उपकरणों के रहते हुए भी इस तरह का घटना एक अति दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। पर साथ ही साथ मैं पुलिस प्रशासन को और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने 3 लोगों को पकड़ा है। हमारे लॉकर में लगभग मेरी पत्नी का और पत्नी की बहन का मिला के लगभग 450 ग्राम सोना था, लगभग 700 ग्राम चांदी थी और 2 लाख रुपए कैश था। बैंक ये दावा भले कर रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन सवाल ये कि गार्ड की तैनाती के अलावा अलार्म, CCTV जैसे कई उपकरण होने के बावजूद इतनी बड़ी वारदात आखिर कैसे हो गई। मुंबई के पारंपरिक दुकानदारों पर अब क्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का गहरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग की तेजी, भारी छूट और घर बैठे सामान ऑर्डर करने की सुविधा के चलते कई सारे खरीदार आकर्षित हो रहे हैं, जिसके चलते छोटे दुकानदार अब प्रभावित हो रहे हैं। मुंबई की इन दुकानों पर दिखने वाली भीड़ अब कुछ कम हो गई है। बहुत सारे लोग अब ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो आदि पर खरीदारी कर ले रहे हैं। 75 साल पुरानी गिरी स्टोर्स जैसे दुकानों में भी अब आने वाले ग्राहकों की संख्या घट रही है। ऑनलाइन में ज़्यादा फायदा, अभी किसको दुकान का मालूम नहीं है, ये दुकान में ये मिलते क्या, ये आइटम मिल रहे क्या, किसको भी मालूम नहीं। ऑनलाइन में देखेगा तो सब मालूम है। ऑनलाइन में ऑर्डर करके आपका बस ये प्रोडक्ट है क्या करके पूछते हैं, मिलते हैं, वो हम लोग बेचते हैं ऑनलाइन पे। हालांकि पारंपरिक बाजार के अपने आकर्षण हैं। कई तरह का सामान देखने की छूट और खुद चुनने की सहूलियत मिलती है। ऑनलाइन में क्या आपको यू हैव टू टेक इट, कंपलसरी होता है, एंड आई प्रेफर मोर टेकिंग इन द मार्केट। अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हो सिमिलर बेनिफिट मिलता है, अगर बहुत कम डिफरेंसेस आपको मिलेगा ऑफलाइन में खरीदने पे, बट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, वो समय लग रहा है बट अल्टीमेटली पीपल विल रियलाइज दैट। लेकिन नई पीढ़ी को क्यू कॉमर्स आसान लगता है। मोबाइल पर ऑर्डर किया, वही पेमेंट किया और मिनटों में सामान चला आया। कोई भी चीज़ें हो, मोस्टली चीज़ें मिलने का इशू नहीं है, मोस्टली वो घर बैठे मिलती है, इसीलिए मैं ऑनलाइन खरीदता हूँ। क्यू कॉमर्स ने पारंपरिक बाजारों को नई चुनौती दी है। छोटे दुकानदार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर इन प्रतिस्पर्धा का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि भविष्य में कारोबार का तरीका पूरी तरह बदल सकता है।
साल 2024 के अंतिम हफ्ते में उत्तराखंड के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने सैलानियों, कारोबारियों और किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के चलते पर्यटकों का रुख पर्यटक स्थलों की तरफ हो गया है। चमोली के नीति घाटी में ये बर्फ का झरना बन गया है। नदी भी धीरे धीरे हिमानी चादर में बदलती जा रही है। चक्रौता के लोखंडी में भी सफेदी का दमकता जादू है और सैलानी बर्फ का मजा ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हमारी ट्रिप जो है अच्छी रही, हमने स्नो देख ली, क्योंकि यही होता है कि कई बार आते हैं पर स्नो नहीं मिलती है। नैनीताल में भी नए साल और बर्फबारी का मजा लेने पर्यटकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। भीड़ नियंत्रण के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मॉल रोड आपको जैसे पता है हर वर्ष की तरह सजाई जाएगी। म्यूजिक भी मॉल रोड में चलाया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस बल जगह जगह पर लगाया जा रहा है। ट्रैफिक प्लान और जो डाइवर्जेंस हैं, पार्किंग है, इनकी पूरी जो जानकारी है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में जारी कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 1800 मीटर से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का अंदाजा जताया है। जाने माने फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल नहीं रहे। 90 साल की उम्र में उनका निधन लीलावती अस्पताल में हो गया और पीछे छूट गई वो यादगार फिल्में जिन्होंने हिंदी सिनेमा का आस्वाद बदल डाला था। 1973 में अंकुर जैसी फिल्म आई तो दर्शकों ने पहली बार देखा कि सिनेमा भी इस तरह बन सकता है। जिंदगी के इतने करीब, सच को सच की तरह कहने वाला, ये था श्याम बेनेगल का जादू। अगली 3 फिल्मों निशांत, भूमिका और मंथन के साथ श्याम बेनेगल ने प्रतिरोध के इस सिनेमा को लगभग आंदोलन में बदल दिया। आने वाले दिनों में ये सिलसिला चलता रहा। जुनून, कलयुग, मंडी जैसी फिल्में इसी का विस्तार रहीं। सरदारी बेगम और जुबैदा जैसी फिल्में कला के साथ कारोबार की दुनिया में भी सराही गईं। जब उन्होंने वेलकम अब्बा और रोड टू सज्जनपुर जैसी हल्की फुल्की फिल्में बनाई, तब भी उनकी गंभीरता बनी रही। दूरदर्शन के लिए भारत एक खोज जैसा सीरियल उन्होंने बनाया। वो लगातार सक्रिय रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे, पुरस्कारों से नवाजे जाते रहे, 8 बार नेशनल अवार्ड जीता, पहले पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। लेकिन उन्हें जब भी याद किया जाएगा, प्रतिरोध का सिनेमा बनाने वाले ऐसे फिल्मकार के तौर पर याद किया जाएगा जो हिंदी फिल्मों को यथार्थ की बजबजाती गलियों में ले गया, जिसने चमक दमक भरे संसार को बताया कि उसके पीछे कितना अंधेरा है और अंततः मानवीय प्रतिरोध की एक भाषा रची।